जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। Thank you, Kamar. Thank you for inviting me. थैंक यू। Uh, जनरल साहब जो हैं वो ही हैज सर्व्ड एज चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, द चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और जनरल साहब जो हैं उन्होंने कमांडर 15 कोर भी रहे हैं। और जो 15 कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ नोन एज इन कश्मीर में है। और थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन टाइम सर, सिंस आपने कश्मीर में सर्व किया हुआ है, तो ज़रा हमें थोड़ा बताएं कि रिसेंटली ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, लार्जली जब से तब्दीलियां आई हैं, चीज़ें पुरअमन थी। व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दीज अपराइजिंग? ये जो दोबारा कुछ हुआ है कि फौजी जवानों और पुलिस पे जो हमले हो रहे हैं, इसके हवाले से आपकी तो बड़ी सारी बात है, आपको तो सारा अंदर बाहर हर चीज़ का अंदाज़ा है इस हवाले से। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर, जो रिसेंट ये जो फौजी जवानों पे और पुलिस पे हमले हुए हैं सर? देखिए, first of all, it's a very sad happening. We lost three senior officers and a couple of jawans. तो ये मतलब एक गम तो है इसका। लेकिन सूरत हाल पिछले 4 साल से बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पत्थरबाजी कम हो गई है, वायलेंस कम हो गई है, एनकाउंटर कम हो गई, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, मतलब हर चीज़, स्कूल खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, सैलानी यानी टूरिस्ट आ रहे हैं, और बिजनेस चल रहा है, नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, सब कुछ खुशहाली की तरफ चल रहा है, एक फीलिंग ऑफ नॉर्मलसी आ गई। तो फिर कुछ देर पहले टेररिस्ट तंजीम्स ने, और बुरा ना माने मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि टेररिस्ट तंजीम्स और फिर उनके जो हैंडलर्स हैं अक्रॉस इन इन पाकिस्तान, उनको मंजूर नहीं है। और वो फिर वो कहते हैं कि उन्होंने फिर एक सॉफ्ट टारगेट्स और टारगेटेड किलिंग शुरू की, एक हाइब्रिड टेररिस्ट नाम की नई चीज़ ईजाद की कि छोटे-मोटे ऑपरेशन करना हो, एक दुकान में जाके केमिस्ट को मार दिया, कोई इमिग्रेंट लेबर, सॉफ्ट टारगेट लेकर के उनको मार दिया। लेकिन अब जो हो रहा है, क्योंकि उसमें फिर जब एनकाउंटर में ये फंसने लगे इनहैबिटेड इलाकों में, शहरों में, गाँव में, बस्ती में, तो अब जो एक नया पैंतरा देखने को मिल रहा है, वो एक नई टैक्टिक्स है कि ये पहाड़ जंगल की तरफ चलें, क्योंकि वहाँ पे एस्केप करना या वहाँ पे एस्केप करने का ज़्यादा चांस होता है। एक शहर में जब एक या 2 घर में अगर वो लोकलाइज़ हो गया, तो फिर तो हर हालत में वो कॉर्डन हो जाएगा और टाइम की बात है, वो एलिमिनेट हो जाएँगे। अब आप देख रहे हैं पीछे 1-2 बार पुंछ राजौरी यानी कि पीर पंजाल के पीछे पुंछ राजौरी का इलाका, जो कश्मीर की वादी में नहीं होता लेकिन वैसे जे-एंड-के में है, और वहाँ पे भी पहले ही मिलिटेंसी बहुत रही है। जहाँ सूरत-ए-हाल बेहतर हो रहे थे, वहाँ पे भी शुरू कर दिया। वो इसलिए कि ऐसी जगहों पे फिर 1-2 एनकाउंटर ऐसे हुए जहाँ पे वो टेररिस्ट वहाँ से निकल भागे। तो ये एक नई टैक्टिक्स है। अब इस टैक्टिक्स के तहत अनंतनाग साउथ कश्मीर ये भी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे गुफाएं हैं, पहाड़ी इलाके में जंगलात हैं, तो वहाँ पे ऐसी जगह पे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें कि जैसे मुझे लगता है अपने तजुर्बे से कि शायद एक एनकाउंटर यानी शायद कॉर्डन एस्टैब्लिश करने से पहले उन्होंने फायर खोल दिया, और उस फायर में हमने ये 3 ऑफिसर्स खोए। बिल्कुल सही। जल साहब, G20 अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर हुआ है, और हमने देखा कि एक ग्लोबल जो है वो रिकग्निशन हुई है। एक तो सारी बात है, कंसेंसस ड्राफ्ट आया, जो है कि नॉर्मली नज़र आ रहा था शायद नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं आए, जो कि इम्पोर्टेंट एक जारी बात है, पर्सन भी हैं, इम्पोर्टेंट कंट्री भी है फॉर इंडिया, लेकिन ओवरऑल ये जो G20 की जो कामयाबी है इंडिया के अंदर, एक डिप्लोमेटिक सक्सेस जिसे कहा जाता है, जिसे पूरी दुनिया का आना, आपको क्या लगता है कि व्हाट डिविडेंड्स इंडिया इज गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस?
नॉर्मली जो है वो, क्योंकि इंडिया कहा जा रहा है कि जैसे ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनने का ख्वाहा है, आपको क्या लगता है वो इसके मेजर क्या डिविडेंड एज ए स्टेट इंडिया को मिलने वाले हैं इससे? तो पहली बात तो जो आपने पहला मुद्दा उठाया कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ना आना, अब उसके बारे में देखा जाए तो शी जिनपिंग एक चाइना के लीडर हैं। चाइना एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है और उनका न सिर्फ यहाँ नहीं आए, उसके पहले इंडोनेशिया में भी नहीं गए जहाँ पे उनको जाना चाहिए था, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। हालांकि हम होस्ट कर रहे थे, लेकिन वो बस रात को लेट वापस पहुंचे और अगले दिन से इन्होंने अपना प्रोग्राम यहाँ शुरू किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो शी जिनपिंग का नहीं आना तो अब उनका अपना डिसीजन है और वो किस बात से वो क्या समझते हैं, इससे उनको क्या फायदा होगा, क्योंकि चाइना के बारे में कोई अंदर की अंदरूनी हालात स्टडी नहीं कर पाता। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान हालांकि बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आपको भी समझ नहीं आता उनके अंदर क्या अंदरूनी बातें क्या होती हैं। अभी देख रहे हैं हम आजकल कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं कहीं पे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उनकी इंटरनल वर्किंग का इतनी जल्दी आसानी से समझ नहीं आता। लेकिन मेरा ये मानना है कि शी जिनपिंग नहीं आए तो उनका नुकसान है, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग नहीं आए तो उन्होंने मतलब अपना इंप्रेशन क्या दिया है। एक देश है जो कि सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका की जगह पे नंबर 1 सुपर पावर बनने का उसका एक स्टेटेड एम है, और फिर आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से मेरी पर्सनल समझ से तो एक हमें फेवर की नहीं आगे, क्योंकि अगर शी जिनपिंग यहाँ आए होते, 2 दिन का कुल मसला था, 1.5 दिन एक्चुअली, और उसके अंदर भी फिर बहुत सारा फोकस मीडिया का, बाकी पूरी दुनिया का, प्रेस का, सबका ये रहता, फोकस रहता शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग कैसी होगी। शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मीटिंग की कि नहीं, उस मीटिंग में बॉडी लैंग्वेज क्या रही, जो बाइडेन की मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ, वो फोकस जो है काफी हद तक फोकस उधर चला जाता। अब फोकस पूरा G20 के मुद्दों पे रहा, और जो कि एक शानदार डिक्लेरेशन हुई, मुझे यकीन है शायद आप इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे, तो उसकी डिटेल हम बाद में बात करते हैं। तो एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ, बहुत कामयाब इवेंट हुआ, और उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपका जो दूसरा हिस्सा था सवाल का कि कैसे देखता है भारत इस इवेंट को, एम आई राइट, यही आपने बोला? जी सर। डिविडेंड्स क्या मिलने वाले हैं ग्लोबल? डिविडेंड्स था, तो डिविडेंड्स देखिए, पहली दफा ऐसा हुआ है G20 के हिस्ट्री में, 15-16 साल हो गए, ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं। G20 को इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान हमारी इमेजिनेटिव हैंडलिंग से, हमारी गवर्नमेंट की इमेजिनेटिव और बोल्ड हैंडलिंग से G20 को G120 बना दिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 125 एक्चुअली कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड, 125 देशों ने हिस्सा लिया है, जो पूरे साल भर में 60-70 मीटिंग्स हुई हैं, वो 60-70 शहरों में हुई हैं, और अलग अलग लेवल की मीटिंग हुई है, मिनिस्टीरियल और छोटे लेवल, मतलब 1-2 मीटिंग में मैं भी Y20 यूथ 20 नाम की मीटिंग है, मैं भी जाके एड्रेस मैंने किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसकी पार्टिसिपेशन को बड़े पैमाने पे कर दिया। आम तौर पे जब भी G20 की मीटिंग हुई है, वो मीटिंग्स कैपिटल सिटी में, जिस देश की प्रेसिडेंसी होती है उसकी कैपिटल सिटी के अंदर 2-4 मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई, और जो भी इकोनॉमी और ये अलग अलग सब्जेक्ट की, इकोलॉजी, इकोनॉमी, क्लाइमेट, जो भी टॉपिक्स पे मीटिंग होती थी वो मीटिंग होती थी, उसके बाद सबमिट होता था। लेकिन हमने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे मीटिंग की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनवरी की बात है, जनवरी फरवरी साल के शुरू में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन सब देशों के लीडरान को लिखा कि आप G20 का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप बताएं कि आपकी कोई समस्याएं हैं या कोई सुझाव, सजेशन जो आप लोग देना चाहते हैं, वो आप मुझे दें। आपके सजेशंस मैं G20 में ले जाऊंगा, उसकी डिस्कशन, उसकी चर्चा मैं करूंगा। ये बाकायदा
फॉर्मल तरीके से किया गया है। तो जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जो अब नारा लग रहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वो इरादा यही है कि जो उन लोगों की जिनकी कहीं पूछ नहीं है, जो ऐसी बड़ी ग्रुपिंग में शामिल नहीं है, उनको एक आवाज देना, उनके मुद्दे उठाना। अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, 55 देश हैं, और उसमें उनकी आवाज नहीं थी। सिर्फ एक देश था, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में, जो G20 का हिस्सा था। उसने और बहुत मुहिम चलाई कि G20 का पूरा अफ्रीकन यूनिटी, पूरे अफ्रीकन यूनियन, पूरा का पूरा G20 का हिस्सा बने। न सिर्फ ये बड़ा आसान लगता है लाइव देखने में कि मीटिंग में उन्होंने कहा कि सबकी सहमति है तो हम इनको बुलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अब हम उनको बुला करके अपना जगह आए, अपनी सीट लें और हिस्सा बने, हम मेंबर बने एज ए फुल मेंबर। इसके पीछे कितना काम गया होगा, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कितना डिप्लोमेटिक हार्डवर्क रहा होगा कंसेंसस बनाने में इसके लिए, कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इसी मीटिंग में शायद इस बारी पारित करेंगे, सजेशन होगी, उसको अप्रूव करेंगे, फिर अगली बारी होगा, ये सबसे अच्छा, मैक्सिमम ये उम्मीद की थी। लेकिन इसको छोड़ा नहीं, इसके पीछे एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई, बहुत ही हार्डवर्क रहा होगा बैकडोर की टीम्स का, शेरपास का, मिनिस्टरों का, और जितने लोग इन्वॉल्व रहे हैं। तो मेरी समझ से G20 को, जैसे मैंने कहा, G120 बना दिया, मतलब 125 कंट्रीज और बहुत सारे अलग बॉडीज ने हिस्सा लिया। अफ्रीकन यूनियन को उसका मेंबर उसी टाइम ऑन द स्पॉट बना दिया। ये कभी नहीं हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। फिर औरों की बात करने और डिविडेंड्स की बात करने से पहले आखिर वाली चीज, जो एक डिक्लेरेशन है, वो कंसेंसस से डिक्लेरेशन, यहां पे भी प्रेस में अटकलें लग रहे थे कि डिक्लेरेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, उस पे तो कभी भी कंसेंसस नहीं बनेगा। लेकिन न सिर्फ कंसेंसस बना, डिक्लेरेशन इतनी जल्दी अडॉप्ट हो गई, आप मानेंगे नहीं कमर साहब। कमर, मेरे को 2 चैनल्स में, टीवी चैनल्स में जाना था, डिसाइडेड था कि अगले दिन संडे को टीवी चैनल में दोपहर को बात करेंगे, उसके दिन शाम को एक होगा और एक दिन अगले दिन था। मेरे को अचानक दोपहर को फोन आया कि डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो गई, इसकी उम्मीद नहीं थी, हम अभी अभी चैनल शुरू कर रहे हैं, क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल पे इंटरव्यू। और 1 घंटे के अंदर, या शायद आधे घंटे के अंदर मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरा मतलब कि उसकी उम्मीद यहां भी नहीं की जा रही थी, लेकिन इट केम एज ए वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। बिल्कुल सर। इसके अलावा आईमैक कॉरिडोर, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप ट्रेड कॉरिडोर, यानी जो कि जिसके बारे में आपको पता है, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी गोल्स की जो एडॉप्शन हुई है, जो एक जितने भी अलायंसेस हुए हैं, ऑल हैव बीन पाथ ब्रेकिंग। स्पेशली जो आईमैक कॉरिडोर है, ये एक नया, बिल्कुल ही नई चीज थी। इसके बारे में इतना इल्म नहीं था, इसके बारे में इतनी बातचीत नहीं थी, लेकिन ये चीजें तभी होती हैं जब बैकग्राउंड में सब बात कर रहे होते हैं। तो डिविडेंड्स के मतलब, और ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, बट विदाउट गेटिंग इनटू अ रिपोर्ट कार्ड, डिविडेंड्स का ये है कि अब शायद इसमें 2 राय नहीं है, बाकी देश सब मानते हैं कि न सिर्फ इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, डिप्लोमेटिकली भी देयर इज ए सर्टेन हेफ्ट, एक तौर तरीका। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो उनकी टीम है, जो G20 का शेरपा है, मिस्टर अमिताभ कांत, इन लोगों ने और इनकी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया। कंसेंसस बिल्डिंग, आप एक नेगोशिएशन जो होती है, वो आप में एक स्किल है, और अगर ये इंडिया कर सकता है, अपोजिंग साइड्स को मिला करके एक कंसेंसस बना सकता है, तो और देश को क्या चाहिए? देश को करेक्शन, और विश्व को, दुनिया में और क्या चाहिए? हमारे को ऐसे लीडर चाहिए, और जो कि खास तौर पे ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी कर सके। बिल्कुल सही।
बिल्कुल जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर ये कंसेंसस ना होता जी तो ये अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज था कि अमेरिका जिस मुल्क के साथ इस खित्ते में सबसे ज्यादा ताल्लुक मजबूत करके बैठा हुआ है, अगर वही कंसेंसस डिप्लोमेटिकली नाकाम होता है तो जी बेसिकली अमेरिकन को एक बड़ी एक धचका उनको भी था। सो आई थिंक दे केम बैक फ्रॉम द लैंग्वेज दे इनिशियली वांटेड ऑन यस यूक्रेन, क्योंकि असल तो वो लैंग्वेज ही थी। रशिया का नाम ना लेना, इंडिया चाहता था नाम ना आए या और जेलेंस्की ना आए। चल साहब एक इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ, नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपको अमेरिका से भी बड़ी ट्रेड है, रशिया से भी बड़ी ट्रेड है, बल्कि आई कैन शेयर द स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये बड़े इंडिया के रशिया के साथ कोई मेरा ख्याल है लेस देन 45 या $40 बिलियन की इंपोर्ट है। अमेरिका को तकरीबन इंडिया जो है वो 70-75 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट भेजता है। इस तरह जो है वो चाइना के साथ भी $100 बिलियन की इंपोर्ट है। एंड देन बाकी एक्सपोर्ट भी है कुछ थोड़े 20 अरब डॉलर की, आई थिंक तीस अराउंड तीस 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 दैट अरब 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। हाँ, एक्सपोर्ट ट्रेड है। डेफिसिट है, हाँ, हमारे फेवर में नहीं है चाइना के साथ, लेकिन नहीं लेकिन मैं है, मैं बड़ी ट्रेड है। बड़ी ट्रेड है, 125-30 अरब डॉलर की बायलैटरल। जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ अमेरिका फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट जा सकता है? एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करने के लिए अगर अमेरिका इंडिया के साथ ना खड़ा होता, लेट्स से फॉर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो इंडिया कभी भी नहीं करा सकता था, क्योंकि 2 दिन पहले तो एक ईयू के डेलीगेट ने कहा था कि ये जो लैंग्वेज की बातें कर रही हैं, ये लैंग्वेज हमें कबूल नहीं है, ये लैंग्वेज इज नॉट समथिंग विच इज इन लाइन विद द वेस्टर्न और विच इज इन लाइन विद G7 के एजेंडा के मुताबिक। आपको क्या लगता है, अमेरिका समझता है कि आज हमें रशिया के हवाले से इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है, सो गिव देम फ्री हैंड, गिव देम जो, अगर आप वो 39 पैराग्राफ का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और प्रेसिडेंट बाइडेन का, उसको देखे तो ऐसे लग रहा है कि हर चीज ही लुटाई जा रहा है अमेरिका इंडिया के ऊपर। एंड ऑब्वियसली अदर देन दैट, इंडिया की वो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है कि उस पैमाने पे इंगेज कर सकता है। मतलब ऑब्वियसली अगर अमेरिका के पास देने को बहुत कुछ है तो लेने वालों के पास वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए। कैपेसिटी होनी चाहिए। आपका क्या जनरल साहब ख्याल है कि विदाउट अमेरिकन सपोर्ट इंडिया, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था कि इंडिया आज रशिया के हवाले से तो इंडिया जो है वो अमेरिका खामोश है, लेकिन असल में इंडिया से वो चाइना के बारे में मदद लेना चाहते हैं एट सम पॉइंट। आपको लगता है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की ये जो अप्रोच है इसको अडॉप्ट कर सकता है फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट? सवाल थोड़ा लंबा होगा लेकिन आई वांटेड टू मेक अ कॉन्टेक्स्ट। नहीं, चलिए, आपने सवाल लंबा किया, मैं आपको एक शॉर्ट जवाब देता हूं। द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि नहीं, अमेरिका के बगैर नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका क्यों हेल्प कर रहा है इंडिया को? अमेरिका इसलिए हेल्प कर रहा है इंडिया को क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जरूरत है, कि अमेरिका की भी जरूरत है यही। वो चाहता है कि इंडिया उनके खेमे में हो। और वो क्यों, मतलब जब मल्टीलैटरल एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आज की दुनिया में चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो, अमेरिका डेमोक्रेसीज के साथ अलाइन करना चाहता है, और इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और ना सिर्फ ये, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 6 साल में हो जाएगा। तो जब ऐसा इकोनॉमिक हेफ्ट है, डिप्लोमेटिक हेफ्ट हमने देख लिया, क्योंकि डिप्लोमेटिक हेफ्ट का सबसे बड़ा टेस्ट यही था, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आपस में बात कर चुके हैं। तो डिप्लोमेटिक हो गया, ये मिलिट्री वाइज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट 2 और 3 मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड। उसमें जो इजाफा हम कर रहे हैं उसमें हमने हमेशा अमेरिका को कहा है कि हम रशियन कैंप को छोड़ेंगे नहीं। आप देखें, न सिर्फ आजकल के दौर के में, बल्कि मैं जब सर्विस में था तब की बात है, मुझे याद है S-400 हम ले रहे थे तो काटसा अमेरिका अप्लाई करता था कि रशिया से अगर आप कोई लोगे तो काटसा अप्लाई करेंगे, सैंक्शंस अंडर काटसा। टर्की के ऊपर किए भी। टर्की के ऊपर किया, वही कह रहा था, उसी S-400 पे टर्की पे किया जो उनका नेटो एलाई है। लेकिन इंडिया ने कहा ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हम तो उनसे लेंगे, अब आगे आपने बिजनेस करना है कि नहीं। तो उस टाइम पे इंडिया ने एक बहुत बड़ी मतलब एक दाव सा खेला, अपने स्टैंड, हमारी लीडरशिप ने काफी बोल्डली वो स्टैंड लिया, अख्तियार किया कि नहीं हम ऐसे करेंगे।
और उसके ऊपर जितना भी हुआ, फाइनली इंडिया अमेरिका ने कहा कि दे अंडरस्टैंड इंडियाज कंपल्शन और रीजंस, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है ये कोई नई चीज नहीं है कि इसी G20 में निकल के उभर के सामने आई। 2017-18 की बात है, जब जब पहली बार ये काटसा वाला इशू आया था। उसके बाद जब ये इशू आया कि रशिया के ऊपर, रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के ऊपर जो स्टैंड इंडिया ने लिया वो माफिक नहीं था यूएसए को, वो मंजूर नहीं था यूएसए को, वो मंजूर नहीं था यूरोप को। लेकिन इंडिया ने कहा कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी जगहों में, कितने फोरम में, कितने देशों में, कितनी कैपिटल्स में जाके ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही काबिल और कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अमेरिका, आप ठीक कहते हो कि अमेरिका ने सपोर्ट किया, लेकिन अमेरिका इस वक्त और क्या कर सकता है? अगर, अब आपको मैं ये इसका दूसरी तरफ से बोलता हूं, अमेरिका तो ये नहीं चाहता कि, अमेरिका नहीं चाहता कि ब्रिक्स और एससीओ इंपॉर्टेंट होते जाएं जिसमें वो लोग नहीं है। सीधी बात तो ये है, अमेरिका चाहता है कि वो ग्रुपिंग, वो G20 जिसमें पूरा वेस्ट है, वो स्ट्रेंथन वो करना चाहेगा, क्योंकि वो भी उसमें शामिल है। जिन ग्रुपिंग्स में अमेरिका और वेस्ट शामिल नहीं है, वो ग्रुपिंग्स अगर ज्यादा ग्राउंड गेन कर गए तो मतलब एवरीथिंग इज, ये जियोपॉलिटिक्स है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ये सारी इंटरट्वाइंड चीजें हैं। और हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो सबसे अच्छा होता है वो कर रहा है। दोस्तियां नहीं निभा रहे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कर रहे हैं। हाँ, वो नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर करने में जिनकी जो अलाइनमेंट्स हो जाती हैं, कन्वर्जेंस हो जाती हैं, उसके मुताबिक काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जान साहब, ये कन्वर्जेंस है। नेशंस, वो क्या कहते हैं, नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, वो जी। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलते हैं। जल साहब बताइएगा कि एक आधा सवाल और है, ये है कि इंडिया की जो मिलिट्री पावर है, इंडिया की जो लीडरशिप है अमूमन वो चाइना के बारे नहीं बोलती कुछ भी। दे हैव दे हैव बीन दे हैव बीन साइलेंस है पॉलिटिकल लीडरशिप में चाइना के हवाले से। इंडिया की जो कल हमने देखा को 45,000 करोड़ का मजीद जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑर्डर्स दिए और अप्रूवल दी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने। इसके अलावा आपको पता है कि अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा $13 अरब का पिछले 5 सालों में मेरा ख्याल है रशिया से खरीद चुके हैं वेपन्स। इसी तरह अमेरिका से, इजराइल से, फ्रांस से कोई 50-60 राफेल आ चुके हुए हैं। इंडिया की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दैट डजंट सीम टू बी इन लाइन विद इट्स थ्रेट्स। आपको लगता है कि ये जैसे जैसे इंडिया का थ्रेट बढ़ रहा है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो शायद इंडिया और पाकिस्तान ये सोचते हैं कि द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज बीन अचीव्ड, मतलब वो ठीक है, न्यूक्लियर जो खामोशी। व्हेन इट कम्स टू चाइना, आपको क्या लगता है इंडिया की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट इज डिपेंडेंट, हमें अमेरिका अलाउ नहीं करता F-16 जो है इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करें, ठीक है? आपको क्या लगता है इंडिया कभी रशिया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, इतना ज़्यादा असला खरीद रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की क्या पोजीशन है? क्या इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप कर पाएगा अगले 8-10 सालों में, ताकि चाइना का मुकाबला कर सके? बिकॉज विद दिस पोजीशन इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ जाते हैं या बाकी लीडरशिप जहाँ जाती है, वो फौरन असला खरीदने की बात करते हैं, बिकॉज उनको एक खतरा सा पड़ चुका हुआ है चाइना का। इंडिया की जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इंडिजिनाइजेशन या जिसे आत्मनिर्भर भारत आप कहते हैं, where does it stand? Do you believe कि in 5 years or 10 years it can match the capability जो कि चाइनीज की है? Again, the short answer to your question is yes. देखिए, हिस्टोरिकली हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपेंडेंट, हिस्टोरिकली यानी आज़ादी के बाद हम लोग डिपेंडेंट ज़्यादा रहे पब्लिक सेक्टर पे, जो उस वक्त की मांग थी, क्योंकि उस वक्त हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं हुई थी। तो इंडिया ने पब्लिक सेक्टर पे जोर दिया। वो शुरू के कुछ सालों तक ठीक रहा,
लेकिन बाद में हमारी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, पब्लिक सेक्टर कुड नॉट कीप पेस, वो इसके मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सका, तो हम बाहर के देशों से लेने लगे, ज्यादातर यूएसएसआर, बाद में रशिया। लेकिन 2000 का जो 2004-5 से मैं कहूंगा 2000 के इस सेंचुरी के जो पहला दशक, पहले 2 दशक में हमारी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स, क्योंकि ज्यादातर जो इंटरनल थी वो थी, लेकिन जो डोमेस्टिक थी वो थी, लेकिन जो बाहर से लेनी थी वो बिल्कुल ना के बराबर ली गई, और उसमें हमारे ऊपर गैप आ गया। हमारे 1-2 स्कैम्स हुए, बोफोर्स के बाद तहलका का कुछ एक गलतियां हुई जो कंसर्न लोग थे, लेकिन उसकी वजह से 10-1 साल हमारे यहाँ पे कोई एक्विजिशन नहीं हुई, जिससे काफी गैप आ गया, कैपेबिलिटी वॉइड जिसे कहते हैं, यानी कि जो हमें जरूरत है अपनी सिक्योरिटी के लिए दोनों फ्रंट्स के लिए, और जो हमारे पास था वो हमें गैप जो आया, अब उसको पूरा करने का काम पिछले 5-6 सालों में बहुत तेजी पकड़ चुका है। आपने जो अभी चर्चा की, आपने जो अभी कहा, हाँ, कि जब जहां पे जा रहे हैं, ले रहे हैं एयरक्राफ्ट, ले रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स, ले रहे हैं शिप्स, सबमरीन्स जो ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गैप आ चुका है, हमें जरूरत है। और फिर ये 3 साल पहले जब चाइना ने जो अभी तक जो पेट्रोल पे छोटे मोटे क्लैश हुआ करते थे, वो एक लोकल स्कर्मिश के रूप में हो गया गलवान में और पेगोंगसो लेक में, तो अब वो और उभर के सामने आ गई, बहुत ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस हो गई बात। तो फिर और तेजी पकड़ी हमारे इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम ने, जो आपने कल वाला जो आपने बताया है 45,000 करोड़ वाला, वो सारा का सारा इंडिजिनस है जो अप्रूवल्स मिले हैं। यानी अब जो सुखोई 30 भी है वो भी लाइसेंस प्रोडक्शन है, लेकिन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कल। तो अब हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अब हम अपना थोड़ा पब्लिक सेक्टर से हटा के ध्यान प्राइवेट सेक्टर की तरफ काफी बढ़ावा दे रहे हैं, और उनको जॉइंट वेंचर करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं दूसरे फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ। C295 एयरक्राफ्ट जो है, अभी वो टाटा बनाएगा इंडिया में, जिसका जो पहला जहाज अभी पिछले हफ्ते में हमने जो पहले लिए हैं कुछ जहाज, और ऐसे ही कई और स्कीम्स हैं जिससे कि हमारा जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चल रहा है। जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी काफी रीऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, उन 41 और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को तोड़ करके हमने सेक्टर कंपनीज 7 कंपनीज बना दी है अब, जिसकी प्रॉफिट लॉस टाइप, मतलब वो कॉरपोरेशन की तरह आप काम करेंगे। पहले वो सरकारी विभाग की तरह, गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट की तरह काम करते थे। तो जिस तरीके से हम एम्फेसिस दे रहे हैं, पिछले कुछ सालों में हमारी डिफेंस की एक्सपोर्ट्स भी बहुत बढ़ी हैं। तो यानी कि अब हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है मिलिट्री एंड प्राइवेट सेक्टर मिला करके वो तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इसको काफी इंसेंटिव्स दे रही है। और जो आप क्वेश्चन था कि क्या हम देखते हैं कि अगले 5-10 साल में हम लोग अपने चाइना को मैच कर पाएंगे, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अभी चाइना के पास ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन चाइना के पास 20 कंट्रीज, 14 ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ लैंड बॉर्डर है, और बाकी कुछ मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं। चाइना की प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, चाइना के फ्रंट भी बहुत हैं। उधर वो ताइवान के साथ लगा हुआ है, उधर साउथ चाइना सी में लगा हुआ है, हर एक कंट्री के साथ, मंगोलिया के साथ, हर एक के साथ उनकी अपनी अपनी इश्यूज हैं। तो जो उनके पास जितना असला है और जितनी फौज है, वो सभी फ्रंट्स के लिए है। टैक्टिकल लेवल पे अभी हमारी काबिलियत चाइना के खिलाफ भी पैरिटी की है, यानी कि जहां पे हमारे साथ उनका बॉर्डर है और जितनी उनकी डिप्लॉयमेंट है उतनी हमारी डिप्लॉयमेंट है, जो उनके प्लेटफॉर्म है वो हमारे प्लेटफॉर्म है, उनका ध्यान और जगह भी है। सो बट यस, विद इन लेस देन ए डिकेड हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक शानदार एक्सपोर्टिंग मॉडल होगा, और हम आने वाले समय में बहुत देशों को दे पाएंगे जिस तरीके से हमारी अभी पॉलिसीज और नीतियां चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब।
सर इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक सवाल मेरा रह गया, वो फिर कभी आपसे कर लूँगा, दैट इज़ ऑन थिएटराइजेशन, कि व्हाट इज़ उस पे क्या चल रहा था। अगर आप क्विकली बता सकते हैं तो वी कैन देखिए टॉक ऑन बड़ी दैट, क्योंकि पिछले CDS बिपिन रावत साहब के दौर में तो वो बड़ा एक्टिव था, जी लेकिन अभी थिएटराइजेशन की कोई ज़्यादा खबर नहीं आती या कोई डिस्कस नहीं हुआ, सो इट्स इन कोल्ड स्टोरेज समवेयर। जी नहीं, बिल्कुल बहुत एक्टिव है वो। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। जनरल रावत साहब उसके बारे में काफी चर्चा करते थे, बातचीत करते थे मीडिया में, प्रेस में। अब आपको कहाँ से पता लगता है? आपको मीडिया से पता चलता है, या हाँ किसी को सर। भी, मतलब हाँ। आजकल तो मुझे भी मीडिया से ही पता लगता है। लेकिन इट इज वेरी वेल ऑन ट्रैक। थिएटराइजेशन है क्या? थिएटराइजेशन ये है कि जितनी बड़ी आर्मीज हैं, बड़ी बड़ी मिलिट्रीज हैं पूरी देश दुनिया में, वो अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, छोटे भी इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मतलब साइज में बहुत छोटी हैं इनकी आर्म फोर्सेस, ये सब ने इंटीग्रेटेड कमांड्स या इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। इंडिया की तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलग चल रही थी, जो कि आजकल के दुनिया में जब इनपुट्स इतनी तेजी से प्रोसेस करनी पड़ती हैं, जब रिस्पॉन्स टाइमिंग इतने कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये मुमकिन नहीं है कि अलग अलग साइलोज में बैठ के लड़ाई लड़ सके। इसलिए थिएटर कमांड में एक ही कमांडर के नीचे उसको सारे रिसोर्सेज मुहैया कराना कि वो जिससे अपने थिएटर की जो उसको ऑपरेशनल रोल दिया गया है उसको ठीक से अदा कर सके, तो उसमें उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी। क्योंकि अभी अकाउंटेबिलिटी भी किसी की नहीं है, किसी आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आती है आर्मी कमांडर या एयरफोर्स कमांडर की जो फोर्स उसमें है। लेकिन वो हर चीज के लिए उसको हेल्प लेनी पड़ती है, तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर बीच में आ जाता है या आर्मी हेडक्वार्टर बीच में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये थोड़ा सा अनगेनली सिस्टम था। इसलिए थिएटराइजेशन, एक थिएटर कमांडर के अंडर सारे रिसोर्सेज को प्लेस करना, ये थिएटर हमारे जो बन रहे हैं उसके बारे में तो बहुत चर्चा हो गई। और ये काम जनरल बिपिन रावत ने जो शुरू किया था वो बहुत आगे तक चल चुका है। हमारे जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि 3 थिएटर और एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट थिएटर बहुत जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे, और एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बना दिया गया है। वो पिछले 3 साल से चल रहा है, और वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो उसने काफ़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज्यूम कर ली हैं। जो दूसरे CDS हैं जनरल अनिल चौहान, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, मेरे साथ रहे हैं, मेरे चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं 15 कोर में मेरे साथ। जब मैं कोर कमांडर था, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी कंसेंसस के साथ सबको साथ मिला करके चल रहे हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे ये थिएटर कमांड्स एक रियलिटी में बदल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट जनरल सतेश द्वार साहब। सर इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कमर, थैंक यू वेरी मच।